हाय, मैं आदित्य गौरव पायनियर फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। ये हमारा लेक्चर 4 होगा मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर और यहाँ हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन। सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो हमने सीखा कि डिफरेंशिएशन किसी कर्व पे स्लोप के रूप में काम कर रहा होता है, या फिर दूसरे भाषा में बोले तो किसी बड़े फंक्शन को अपने सॉल्यूशन के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कंसीडर करना, और उसको करने के लिए हम काफी छोटा सा पार्ट मांग लेंगे उस फंक्शन का, जिसपे उस फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो अब तो फंक्शन छोटा हो गया, तो फाइनल आंसर तो वो हो नहीं सकता है, वो तो पूरे फंक्शन का एक पार्ट होगा जो डिफरेंशिएशन के रूप में लिखा गया है। तो उसे रिकवर करने के लिए अपने ओरिजिनल फॉर्म में, जो कि उसका कंप्लीट फंक्शन होगा, उसे हम बोलेंगे इंटीग्रेशन का प्रोसेस। कैसे काम करता है इंटीग्रेशन और क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन क्या है? टू रिकवर द ओरिजिनल फंक्शन बाय इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएट, जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन आया है हमारे पास, वो उसको रिकवर करना है। या फिर एक नोट, as the differentiation is the slope। क्या हमने सीखा था? y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये कर्व होगा अपने पास, कर्व जिसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन ऑफ x के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट है p पर हमने यहाँ से एक स्लोप लिया है। स्लोप अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो इस पॉइंट का एक स्मॉल पोर्शन होगा यहाँ पे dx के रूप में, और यहाँ पे होगा हमारा dy के रूप में। तो स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा dy बाई dx, जो कि एक डिफरेंशिएशन का इक्वेशन या फॉर्मेट बोल सकते हैं हम लोग उसको। कर्व है और ये है स्लोप का डिफरेंशिएशन। तो क्या है? एज द डिफरेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ ए फंक्शन, द इंटीग्रेशन इज द एरिया ऑफ द फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स कर्व। तो कर्व से रिलेटेड जो एरिया बाउंड करता होगा, देखिए हर मैथमेटिकल इक्वेशन एक बेसिक ग्राफ पे चलता है, यानी हर इक्वेशन का एक ग्राफ होता है, यानी एक कर्व होता है। तो ये रहा कर्व, तो उस पे अगर स्लोप डालेंगे तो क्या होगा हमारे को? होगा वो डिफरेंशिएशन। और अगर उस कर्व का एरिया निकालेंगे हम लोग तो वो होगा उसका इंटीग्रेशन। यानी किसी बड़े इक्वेशन को अगर हमें छोटा करना है तो हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन। फिर जब एक पार्ट हमारा डिफरेंशिएशन के अंदर आ गया यानी छोटा हो गया, तो उसे सॉल्व करके वापस से बड़े फंक्शन के रूप में, यानी कि ओरिजिनल रूप में फिर से रिकवर करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन। तो चलिए देखते हैं। तो मान के चलते हैं इंटीग्रेशन एक्चुअली दो टाइप का होता है। एक इंटीग्रेशन होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होगा? इंडेफिनिट होगा हमारा जिसमें कर्व का साइज नहीं पता होगा, यानी कि ये कर्व आगे तक जाएगा और ये यहाँ से इंफिनिटी के तरफ से आ रहा होगा, यानी इधर भी ना तो इधर का एंड हमको पता, ना तो हमारे पास इधर का एंड पता। तो और डेफिनिट क्या होगा? डेफिनिट का मीन्स क्या है कि हमें वो डेफिनेटली पता है कि ये कहाँ होने वाला है। तो मान के चलिए ये हमारा इनिशियल पॉइंट था किसी कर्व का, और ये है हमारा फाइनल पॉइंट किसी कर्व का। इसे हम एक नाम दे देते हैं ए और क्या? बी। अब ये अपना प्रोजेक्शन करेगा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के किसी पोजीशन पर बैठा हुआ होगा ए, और बी एक्सिस के किसी बी पॉइंट किसी एक्स एक्सिस के किसी पोजीशन पर बैठा होगा यहाँ पे। अब मान के चलते हैं ए पॉइंट का जो पोजीशन है वो है स्मॉल ए, और बी पॉइंट का जो पोजीशन है वो हमारा स्मॉल बी। तो ये जो हमारा एरिया है, दिस वन, यही क्या होगा हमारे लिए? उसका इंटीग्रेशन। और ये जो स्लोप था ये क्या होगा हमारा? उसका डिफरेंशिएशन। और इस डिफरेंशिएशन को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? एफ प्राइम एक्स। एक बार प्राइम का साइन का मतलब क्या होगा? एक बार डिफरेंशिएट किया गया होगा उस फंक्शन को। तो ये क्या है हमारा? ये जो एरिया है, ये जो हम एरिया देख रहे हैं, एरिया, ये एरिया क्या होगा हमारे पास? इंटीग्रेशन। ये है हमारा इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन? तो एफ
एक्स, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम एफ एक्स लिख रहे हैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख रहे हैं, तो ये है हमारा उसका क्या, एरिया। इसे समझने के लिए हम लोग और कैसे समझ सकते हैं, तो अगर इस सेगमेंट का अगर हम यूज करें दिस वन, तो मान के चलिए हमने क्या सीखा है कि y जो होता है, y ही हमारा क्या है, लेट्स से fx है। तो ये इसका क्या होगा, ये जो पार्ट है हमारा, ये एक एरिया है, ये पार्ट, ये वाला ये एरिया है। एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। तो ये जो पोजीशन होगा, तो इस पोजीशन का जो फंक्शन होगा वो कौन सा है हमारा, fx, यानी कि लेंथ का काम कौन कर रहा है हमारे लिए, fx, और ब्रेथ का काम कौन कर रहा है हमारे लिए, वो है हमारा dx, fx इंटू dx। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया का। बट ये एरिया क्या है, पूरे कर्व का एरिया नहीं, ये एक स्मॉल एरिया है, इसलिए ये क्या है हमारा बेसिकली dA। dA इज इक्वल टू क्या होगा, fx इंटू dx, लंबाई गुने चौड़ाई। तो कंप्लीट एरिया क्या होगा, कंप्लीट एरिया होगा हमारे पास जब हम इस फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन, यानी fx इंटू dx का क्या, इंटीग्रेशन। यानी कि जब हम लिखे थे, हम लोगों ने लिखा dA इज इक्वल टू fx dx, तो अगर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे हम लोग, तो ये साइन रहा इंटीग्रेशन का। तो ये जो साइन हो जाएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का जस्ट उल्टा सिंबल होता है। तो क्या होगा, ये आएगा हमारा a और ये आएगा, इसको तो हम सॉल्व करके लिखेंगे, तो ये होगा fx इंटू dx इस तरह से। और ये हमारे लिए क्या है, ये है हमारा एरिया। ये था हमारा इंटीग्रेशन का सेगमेंट, इंटीग्रेशन का सेगमेंट, जिसमें हमने सीखा कि एरिया से वैल्यू लिंक होता है किसका, किसी भी फंक्शन का। अब है कितने तरीके के होते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली दो तरीके में हम लोग इसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। एक होगा हमारा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के बारे में हमने क्या बात किया कि हमारा लिमिट नहीं पता होगा, यानी कि ये आगे तक पॉसिबिलिटी बनाएगा, यानी हमने ना इनिशियल लोअर लिमिट पता होना है, ना ही हमने अपर लिमिट पता होना है। तो हम इसे रफ कर रहे हैं। और एक होगा हमारा डेफिनिट। डेफिनिट मींस डेफिनिट होगा हमारे पास, जैसे ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था हमारा बी। तो जब इनडेफिनिट होगा तो हमने कोई लिमिट यूज नहीं करना है। लिमिट यहाँ लिखते हैं बॉटम पे और यहाँ पे टॉप पे। अब डेफिनिट का चूंकि हमें लिमिट पता होता है, इसलिए हमें लोअर लिमिट कहाँ लिखना है, नीचे, और अपर लिमिट हमने कहाँ लिखना है, बी। चूंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा सिंबल होता है, इसलिए हमने लिखा है f डैश x। f डैश x मींस f प्राइम x। f प्राइम x को, f प्राइम x एक डेरिवेटिव फंक्शन है, एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है। तो जो एक बार डिफरेंशिएट होकर के छोटा हो चुका है, उसे एक बार इंटीग्रेट करके हम लोग वापस रिकवर करके बड़ा कर रहे होंगे, यानी कि ओरिजिनल रूप में ला रहे होंगे। यानी f प्राइम x क्या आ गया हमारे पास, fx प्लस c, जहां पे c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। अब डेफिनिट क्या होता है, डेफिनिट में हमें लिमिट पता होता है, तो जो हमारा अपर लिमिट होता है वो हमने यहाँ लिखना है, और जो लोअर लिमिट होता है वो हमने यहाँ लिखना है। तो फंक्शन में ये है अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट। तो पहले हमने अपर लिमिट का वैल्यू देखना है, तो आएगा हमारा एफ बी, और फिर हमने देखना है लोअर लिमिट का वैल्यू यानी एफ ए। ये होगा हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशनल कांस्टेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेट होने की वजह से हमें कोई अनवांटेड वैल्यू पर शिफ्ट करने का मौका ही नहीं देता है, जबकि इनडेफिनेट में ये पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझे कि अगर मान के चलते हैं एक फंक्शन है हमारे पास y क्या है हमारे पास, तो लेट्स से x² प्लस 5। तो अगर हमने इसे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, ये 2 पहले लिखेंगे, x आएगा, 2 - 1 1 हो जाना है, और 5 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाना है 0। यानी कि ओरिजिनल फंक्शन कौन था हमारा, ये वाला, ये था हमारा fx, और ये क्या है, एक बार डेरिवेटिव, यानी कि f प्राइम x।
प्राइम जब हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन में जो 5 था, जो कांस्टेंट था, वो तो अवेलेबल ही नहीं है। अब अवेलेबल नहीं होने की वजह से इंटीग्रेशन करने के वक्त हमें ये वापस रिकवरी में ही नहीं दिखेगा। तो हमने इंटीग्रेट क्या करना है, तो इस पॉसिबिलिटी से बचने के लिए हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट को बनाए रखना है, ताकि एक कांस्टेंट का पोजीशन हमारे पास ऑलवेज बना रहे, उसमें वो कांस्टेंट पुट करने के लिए बाउंड्री कंडीशन यूज करके हम उस कांस्टेंट वैल्यू को निकाल पाते हैं आराम से। चलिए, ये तो था इंटीग्रेशन का बेसिक कि इंटीग्रेशन क्या करता है। सिंपल सा हमने सीखा, ये एरिया को दिखाता है, या फिर इंटीग्रेट करके हम किसी डेरिवेटिव फंक्शन को अपने ओरिजिनल रूप में लिख पाते हैं, ओरिजिनल फंक्शन के रूप में लिख पाते हैं। अब है जैसे डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला एसोसिएशन था हमारे पास, वैसे ही इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ फॉर्मूला एसोसिएशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसे हमें याद रखना पड़ेगा। तो क्या है वो फॉर्मूला का जिसे हमें यूज करना है, आइए देखते हैं। हमें एक एक एग्जाम्पल लेके चलना है ताकि काफी कम वक्त में हम लोग इसे समझ सके। तो क्या है पहला फॉर्मूला, ये रहा इंटीग्रेशन का साइन। हमने सीखा था x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन, उसी तरीके से x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन कैसा आता है। तो x टू दी पावर n एक फंक्शन है, यानी कि लेंथ का काम करेगा, फिर विड्थ का काम कौन करेगा हमारे लिए, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी कि dx जो एसोसिएटेड होगा। हमने पहले इंडेफिनिट सीखना है, डेफिनिट तो बस वैल्यू लेने के बारे में हमें बताता है, तो वो काफी आसानी से हम लोग सीख पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से शिफ्ट करेगा, तो इसमें जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग 1 सब्सट्रैक्ट करते थे, इसमें 1 प्लस करेंगे, यानी कि n प्लस 1 बाई n प्लस 1। क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कांस्टेंट के शिफ्टिंग का पोजीशन चाहिए, इसलिए वहां पे c हमेशा अवेलेबल रहेगा अपने पास। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से x पे पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा। x पे पावर 6 का इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर क्या है, n के पोजीशन पे 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 प्लस c। क्या आ रहा है हम लोग को, x टू दी पावर 7 बाई 7 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर उसके इंटीग्रेशन का, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में। अब भाई कैसे पता कि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल है। हमने बोला कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा कंडीशन होता है, तो हम इस फंक्शन को, ये जो हमारा आया है क्या है, फंक्शन है, इसे हम डिफरेंशिएट करके देखते हैं। ये क्या है हमारा, ये है एक फंक्शन, किसका फंक्शन, x का फंक्शन। आइए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग इट, f प्राइम x यानी एक बार डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो क्या लिखना है, d बाई डी एक्स x टू दी पावर 7 बाई 7 प्लस c। अब हमने क्या सीखा है, ये तो हमारा कोफिशिएंट है 1/7, तो 1/7 पहले लिख लेना है हमें। अब x टू दी पावर 7, अब x टू दी पावर 7 में पावर क्या है, हमारा पावर है हमारा 7, तो 7 पहले लिखेंगे। x टू दी पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट करना होता है, यानी कि 7 माइनस 1, 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, और c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0, यानी हमने फाइनल कितना हमें मिला, x टू दी पावर 6। अब ये x टू दी पावर 6, यही तो था हमारा क्वेश्चन, x टू दी पावर 6 का इंटीग्रेशन हमने करना शुरू किया था। यानी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का बिल्कुल क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोसेस होता है, एक में स्लोप आता है, दूसरे में उससे कॉरस्पॉन्डिंग एरिया हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग इसमें चेकआउट करेंगे। जैसे ये था हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। दूसरा 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा हमारा, तो इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले हम लोग इसे शिफ्ट करेंगे नोमिनेटर टर्म में, तो x की पावर कितना आ जाएगा, -2 dx। अब
फॉर्मेट क्या है हमारा फॉर्मूला का, x टू द पावर n प्लस 1 यानी x टू द पावर -2 प्लस 1, n के पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है -2, नीचे भी क्या है n प्लस 1 यानी कि -2 प्लस 1 प्लस c क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट का पोजीशन है, इज इक्वल टू क्या होना है हमारे पास x टू द पावर -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 एंड नीचे भी क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस c, दैट इज इक्वल टू ये माइनस साइन है हमारे पास, x टू द पावर -1 का मतलब क्या है 1/x प्लस c हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये तो रहा हमारे पास सिंपल सा डिफरेंशिएट करने का पैटर्न। अब चलते हैं, हमने सीखना है कि इसमें वैल्यू लिमिट कैसे यूज करते हैं। मान के चलते हैं अगर हमारा एक एग्जांपल से ही समझे इसे, तो लेट्स से कि x पे पावर 2 एक फंक्शन है हमारे पास, कहां से कहां लिमिट है, तो उसका लोअर लिमिट है 1 और उसका अपर लिमिट है मान लेते हैं हम लोग 2। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इट कुड बी x से पावर क्या करना है n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 3, और नीचे भी कितना है n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 कितना 3। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हमें लिमिट पता होता है तो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज नहीं करते हैं, तो अपर लिमिट में 1 और सॉरी अपर लिमिट में 2 और लोअर लिमिट में आएगा 1। 3 एक कांस्टेंट टर्म है, कोएफिशिएंट है, तो इसे बाहर निकालेंगे हम लोग, तो क्या हमारे पास बचना है x पे पावर 3 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, दैट इज 1/3। सबसे पहले हमने यूज करना है अपर लिमिट, तो फंक्शन कौन था x का फंक्शन था, इसलिए वैल्यू भी किसमें पुट करेंगे x में, यानी 2 का वैल्यू कहाँ यूज करना है x के पास, तो क्या है हमें 2 टू द पावर 3 एंड देन माइनस साइन आएगा हमारे पास, फिर लोअर लिमिट क्या है 1 यानी x के जगह पे क्या डालना है 1 पे पावर 3 यानी कि 1/3 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, दैट इज इक्वल टू 7/3। ये आएगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग आंसर इस टर्म के लिए यानी कि डेफिनेट के लिए। इनडेफिनेट में ये फंक्शन के रूप में ही रहता है, जबकि डेफिनेट रूप में ये एक रिक्वायर्ड आंसर के फॉर्म में काम कर रहा होता है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन कितना आना है, किसके टर्म में dx के लिए, और वैल्यू हमने कहां से, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका इनडेफिनिट सेगमेंट क्या होगा। तो चूंकि ये 2 पार्ट है, इसे हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। 2 एक कोफिशिएंट होने की वजह से हम इसे बाहर कर सकते हैं, x इंटू डी एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो dx प्लस इंटीग्रेशन 3 एक कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट के रूप में काम कर रहा है, तो 3 बाहर कर सकते हैं, तो बचना क्या है हमारे पास सिंपल सा dx। तो ये रहा हमारा 2, x क्या है हमारा, x पे पावर कितना है 1, तो ऊपर लिखेंगे 1 प्लस 1 यानी कि 2 बाई नीचे भी कितना आएगा 2, चूंकि ऊपर भी n प्लस 1 होता है नीचे भी n प्लस 1 होता है, प्लस 3 और dx का इंटीग्रेशन क्या है, फिर से बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चूंकि एक दूसरे का रिवर्स प्रॉपर्टी होता है, इसलिए d एंड ये इंटीग्रेशन का साइन क्रॉस आउट होगा और हमें मिलेगा केवल कितना x। ऐसे अगर यूज करना चाहें तो बेसिक हम लोग कर सकते हैं यूज, ये रफ में करके दिखाता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dx को कैसे कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो इसे 1 मान लेते हैं, 1 इंटू dx, और 1 किसी भी चीज पे पावर 0 कितना होता है 1, तो इसे 1 को क्या लिख सकते हैं x पे पावर 0, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x पे पावर n प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 क्या आएगा हमने x बाई 1 कितना x। तो डायरेक्ट याद करना ज्यादा बेहतर है, हमारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को ओवरकम करेगा और केवल क्या बचेगा x, और ये आया हमारे पास क्या x। 2 और 2 को कैंसिल आउट करेंगे, कितना फाइनल शिफ्ट हो रहा है x² प्लस 3x। ये तो हुआ हमारा इनडेफिनिट के टर्म में। अगर ये डेफिनिट के टर्म में होता तो क्या है, तो उसके लिए कोई खास चीज नहीं है, बस इसमें वैल्यू शिफ्ट करना पड़ता है हम लोगों को। जैसे हम लोग मान लेते हैं नीचे 1 और ऊपर हमने कर देना है
3 का वैल्यू, तो क्या होगा 1 से 3, 1 से 3। हम लोग एक साथ भी रख सकते हैं, दोनों को अलग अलग यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहना था, ऊपर 3 नीचे 1, और यहाँ भी क्या रहना था, ऊपर 3 और नीचे 1। यहाँ भी क्या रहना था, ऊपर 3 1, यहाँ भी क्या रहना था, ऊपर 3 नीचे 1। अपर लिमिट यूज करेंगे तो x की जगह पे क्या डालना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट क्या है 1, और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हो गया। फिर प्लस साइन आएगा हमारे पास 3 को बाहर लिख सकते हैं, बचेगा हमारे पास x में अपर लिमिट यूज करेंगे तो 3 और माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, तो 1 यूज करेंगे तो क्या होगा माइनस, सब्सट्रैक्ट हो गया। ये कितना आ जाना है 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, प्लस ये कितना है 2 6 2 इंटू 3 कितना हो जाना है 6, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या 14। तो प्रोसेस वही है, एफ के लिए बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए, दैट्स इट। अब ये तो बात रही कि एक सिंपल सीक्वेंस हमारे पास जो इस वैल्यू को कंसीडर करने के लिए अवेलेबल होता है। अब कुछ फॉर्मूला है जो कि उसके डेरिवेटिव फॉर्म से एसोसिएटेड है, उसे हमने मेमोराइज रखना है। एक तो फॉर्मूला हमने सीखा कौन सा, ये वाला x टू द पावर n के फॉर्मेट का, और हम लोग अब देखते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूलाज की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, लेट्स से कांस्टेंट इनटू dx। कांस्टेंट को हम लोग बाहर शिफ्ट करते हैं हमेशा, यानी कोफिशिएंट के रूप में यूज करते हैं, कांस्टेंट इनटू। अब dx क्या है, तो होना है इंटीग्रेशन ऑफ ओनली dx। अब dx का क्या होना है, केवल x, चूंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता होने की वजह से क्रॉस आउट करेगा, अपने आप को ओवरकम करेगा, इसलिए बचना क्या है हमारा कांस्टेंट इनटू केवल क्या x। चूंकि अभी डेफिनेट नहीं है ये, इस वजह से हमें c यूज करना है फॉर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एग्जांपल लेते हैं इस पे हम लोग एक, जैसे कि केवल 5 को इंटीग्रेट करना है, तो क्या लिखेंगे x पे टर्म में करना है तो dx से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ और टर्म देने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 5 किसके रेस्पेक्ट में dx के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 5 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर कौन आएगा dx, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को ओवरकम करेगा ये दोनों, और आएगा हमारे पास केवल क्या x, तो कितना आएगा 5x प्लस c हमारे लिए क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। काफी इजी है करना इसे। एक और देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कैसे पाई dx। अब पाई तो कांस्टेंट है, पाई को हमने बाहर निकाल देना है, तो इंटीग्रेशन किसका करना है, केवल dx का, क्योंकि d जस्ट उल्टा हो जाएगा डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का, इसलिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे को ओवरकम करेंगे, और हमारे पास बचेगा फंक्शन केवल x, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए यूज करना है हमें c। थर्ड वन को लिखने के लिए हमने पकड़ना है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से हम लोग शिफ्ट करना शुरू करेंगे। जैसे हमने क्या सीखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने क्या सीखा था कॉस एक्स। तो हमें क्या लगता है कि हमने बात किया है कि ये उल्टा होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाना है साइन एक्स, दैट्स इट, यानी कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाना है हमारे पास साइन एक्स। अब साइन एक्स है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यूज करना होगा हमें, इसलिए c। फोर्थ नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग पैटर्न की बात कर रहे हैं। एक और फॉर्मूला cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x। अब माइनस साइन आंसर पार्ट में हो तो बेहतर है, इस वजह से हमें क्या लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x इंटू dx इज इक्वल टू व्हाट cos x, प्लस c लिखना है इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए। अब ये माइनस साइन यहाँ ना लिख करके हम यहाँ लिखेंगे तो बेहतर होगा, कांस्टेंट है तो हमेशा प्लस का साइन लेना है। फिफ्थ नंबर का बात करें, यानी कि अब जैसे हमने सीखा है tan का, हमने सीखा है cosec का, cot का और sec का, यानी कि ये जो डिफरेंशिएशन होता है इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो हम लोग क्या आएगा हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन। एक और हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे बात करते हैं d by dx tan x के कॉरस्पॉन्डिंग, tan x इज इक्वल टू होना है हमारा
क्या हमने पढ़ा है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या होना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होना है, tan x। तो tan x प्लस सी। बाकी तीन मोड जो है वो वहां पे हम लोग इसी शिफ्ट पे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला की तरह हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x हमने कितना पढ़ा था, 1 बाई एक्स। तो सिंपली 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाना है, log x एंड प्लस क्या, c। डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स का हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ एक्सपोनेंशियल एक्स में। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स कितना हो जाना है, जस्ट एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस सी। ये कुछ जनरल फॉर्मूला है जो हमें याद रखना पड़ेगा किसी भी चीज को बनाने के लिए। ये तो कुछ फॉर्मूला है जो याद रहेगा, और भी काफी फॉर्मूले हैं जिसे हमने बनाना सीखना है। तो नेक्स्ट सेगमेंट पे हम देखेंगे कि हम लोग किसी चीज को, किसी इंटीग्रेशन पार्ट को किस किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये तो था जनरल पार्ट। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्म्स में आते हैं, कुछ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आते हैं, काफी तरीके के इंटीग्रेशंस होते हैं। बट हमने मोटा मोटी अपने कोर्स सिलेबस को लेकर के कुछ डिफरेंशियल का पार्ट सीखेंगे हम लोग, जिसमें कुछ वैल्यूज को यूज करना सीखेंगे। आज के इंटीग्रेशन के क्लास में हम लोग यही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू यूज इंटीग्रेशन इन वेरियस मेथड्स। कई मेथड्स को यूज करके इंटीग्रेट कैसे करते हैं फंक्शंस को। थैंक यू।